बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, शहनशीन मुतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन, ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत, TRS पार्टी के भी तमाम ओहदेदारान, मेरे अजीज़ दोस्तों, पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये फैसला लिया गया कि आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया कि हम तेलंगाना के हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को छोड़कर 16 जो पार्लियामेंट की सीटें हैं उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TRS की तायीद करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायीद के चंद्रशेखर राव के लिए है। उनकी सियासी पार्टी से ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने KCR की तायीद के लिए दीगर 16 पार्लियामेंट के हल्कों में मजलिस ने वहाँ पर तायीद का ऐलान किया। और मैं आप तमाम को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना के 16 पार्लिमानी हल्क़जात में तायीद का ऐलान क्यों किया। इसकी अहम वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि पूरे तेलंगाना से और तेलंगाना की अवाम बशमूल सिकंदराबाद के राय दहिंदगान अगर ये फैसला ले लें कि 16 पार्लिमानी हल्कों से के चंद्रशेखर राव साहब के उम्मीदवार कामयाब होंगे, हैदराबाद की सीट पर तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब ज़रूर करेगा। अगर 17 सीट पर ये तमाम कामयाबियाँ हासिल करेंगे तो यकीनन जो दिल्ली में जो हुकूमत बनेगी, मुझे पूरा यकीन है कि गैर कांग्रेसी और गैर BJP हुकूमत बनेगी और इससे फ़ायदा तेलंगाना की आवाम को पहुँचेगा, तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा और तेलंगाना के जो मसाइल हल तलब हैं हम उन मसाइल को हल कर सकते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरी अहम वजह यह है दूसरी अहम वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमेशा से आप और हम देखते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती के फ़रोग़ में अगर किसी सियासी जमात का सबसे बड़ा रोल रहा तो संघ परिवार की पुष्पनाही करने वाली तंजीम जिसका और सियासी जमात है BJP। ये बहुत ज़रूरी है कि तेलंगाना एक नई रियासत और तेलंगाना में संघ परिवार अपनी जड़ें ना पकड़ सके। संघ परिवार जो पूरे हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोल चुकी है, नफ़रतों में इजाफा कर दिया है। और आज आप और हम इस बात को देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, पौने 5 साल में सबसे ज़्यादा अगर नफ़रत में इजाफा किया गया तो अक़लियतों में और अक़लियतों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़। अगर किसी को इनके संघ परिवार की तंजीमों ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया तो वो मुस्लिम अक़लियत और दलितें हैं। आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में, जिन रियासतों में BJP इक़्तिदार में थी, वहाँ पर जिस तरीक़े से निशाना बनाया गया, इसकी मिसाल आपके सामने रखता हूँ ताकि 11 अप्रैल को आप अपना वोट निकल कर मजलिस जिस जमात की तायीद कर रही है उसके उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करेंगे। कल
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में जिस तरह ये पहली सफ है, उस पहली सफ पर कौन लोग बैठे थे मालूम आपको? जलसा चीफ मिनिस्टर का, बीजेपी की तायीद का जलसा उम्मीदवारों का, और जलसे की पहली सफ पर बैठने वाले वो लोग थे जिन पर अखलाक को मारने का, कत्ल का मुकदमा चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जिन्होंने अखलाक के घर में घुसकर अखलाक को मारा था। दादरी गांव में मुझे वहां पर जाने का मौका मिला। मैं अखलाक के घर में गया था। जब अखलाक के घर में गांव में गया तो वहां पर जाकर जब अखलाक के घर में अंदर गया तो अखलाक का छोटा सा घर और मरहूम के घर का एक छोटा सा आंगन है, वहां पर खून के निशानात नजर आ रहे थे। वाकयात से तो आप वाकिफ हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे अखलाक की मां से मुलाकात करवा दो, तो एक ज़ईफ औरत वहां पर नजर आई, 75 साल की औरत। मैं आज भी उस खातून के चेहरे को भूल नहीं सकता था। उसके चेहरे को देखकर मैं ये नहीं कह सक रहा था कि उसकी आंख कहां पर है, उसकी नाक कहां पर है, क्योंकि जब बेटे को मां के सामने मारा जा रहा था तो मां की ममता कलेजे में आ गई। मां ने दौड़कर अखलाक को बचाने की कोशिश की तो जालिमों ने, यही जालिम जो पहली सफ में बैठकर योगी आदित्यनाथ का जलसा सुन रहे थे, इन्होंने अखलाक की मां को मारा। उसके बाद अखलाक को मार रहे थे तो अखलाक की उन जवान बच्ची आई तो उसके साथ बदतमीजी की। ये बीजेपी के कारनामे। जब से इख्तिदार में बीजेपी आई है मेरे भाई, बीजेपी जुल्म पे जुल्म कर रही है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 11 अप्रैल को आप अपना एक अकॉर्ड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस जमात की तायीद कर रही है उसके हक में इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई, अपनी रहमत अल्लाह बरसा रहा है, और हम सिर्फ बारिश से बचने के लिए आप किसी छत के नीचे, किसी टीन एस्बेस्टॉस में आ गए। जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, जहां पर जुल्म और बर्बरियत के निशाने बनाए जा रहे हैं, उनके पास कोई साया नहीं है कि जिस साये में जाकर इनके जुल्म और बर्बरियत से इनको पनाह मिल सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पानी में तो हम भीग रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश में थोड़ी देर के लिए सोचो, अखलाक को मारने वाले। मेरे भाई, ये बारिश आसमान से हो रही, इतना है कि परेशान में भिगो थोड़ा आओ, बाहर आओ। मोदी से मुकाबला करना है जो भिगना पड़ता, बारिश में आओ। डर गए क्या मित्रों से तुम लोग? आओ, निकलो। कैसा मुकाबला करेंगे? थोड़ा बारिश हो तो जाओ, जब पूरा आके मैं भी खड़ा हुआ, भिग रहा हूं तुम्हारे साथ, मैं भी। अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी तारीख खुद एक तूफान है। हम हमारी तारीख का मुताला करेंगे तो हम खुद कई तूफान सैलाबों से मुकाबला किए। थोड़ा बारिश आसमान से क्या गिरा रहा, तुम अपने पैंचे उठा रहे थे। आओ जरा, इतनी गर्मी सुबह से हो रही, थोड़ा भिगो जरा, अच्छा है भिगो, तबीयत फ्रेश हो जाती जरा। वरना बीजेपी वाले बोलेंगे देखो बारिश हो तो न छुप गए। बारिश न होने दो, तूफान आन दो, सैलाब आने दो, हम तमाम फिरका परस्ती का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टीआरएस की तायीद की। यहाँ पर आपके सामने एक नौजवान उम्मीदवार है टीआरएस के सिकंदराबाद से। पूरे तेलंगाना में सिर्फ एक ही सीट बीजेपी के पास है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हमको मुत्तहिदा तौर पर यहाँ पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करते हुए
पूरी कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम यहां से बीजेपी को शिकस्त दें और बीजेपी को तेलंगाना में कहीं पर भी एक भी पार्लियामेंट की सीट ना मिले। और नरेंद्र मोदी जो आकर महबूब नगर में जिस किस्म की तकरीर किए, वाहियात किस्म की बातें की टीआरएस और मजलिस के बारे में, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरजमीन हैदराबाद हो या तेलंगाना की गयूर अवाम हो, वो बीजेपी और आरएसएस के इस संघ परिवार के ये तमाम नफरत भरे पैगाम को मुस्तरद करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आज हमारे पास एक तारीखी मौका आया है कि हम यहां सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से बीजेपी को शिकस्त दें। मैं आपको बात बताना जरूरी समझता हूं मेरे भाई कि कांग्रेस में अब दमखम नहीं रहा, कांग्रेस का घर खाली हो चुका है और कांग्रेस जिस तेजी के साथ तबाही और बर्बादी के दहाने पर जा रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस में वो पुरानी दम ताकत है, हरगिज नहीं है। पिछले असेंबली के इंतखाबात में आपने देख लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, एमआईएम पार्टी ने तेलंगाना में टीआरएस की तायीद की, तो वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, उनके सदर हैदराबाद में एक नहीं 3 मरतबा आए और आपने देख लिया कि आवाम ने उनको मुस्तरद किया। तेलंगाना में हमने कहा था कि केसीआर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अल्लाह ने हमारी इस बात को पूरा किया। हमने कहा था कि मजलिस के तमाम अराकीन असेंबली कामयाब होंगे, अल्लाह ने उस बात को पूरा किया। मैंने आपसे वादा किया था, इसी फसलांसर में एक जलसे के दौरान मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की असेंबली में बीजेपी की ताकत कमजोर होगी, यहां से उनके तमाम अराकीन असेंबली उनको शिकस्त मिलेगी। अल्लाह ने वो कर दिखाया। आज आप देखते हैं कि पूरे तेलंगाना में 119 असेंबली की सीटें थी, वहां पर बीजेपी के 100 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई। 5 उनके रुकने असेंबली थे, 1 रुकने असेंबली उनका कामयाब हुआ। बल्कि आप ये भी देखते हैं कि अंबरपेट असेंबली हल्के से जो बीजेपी का उम्मीदवार आज सिकंदराबाद का पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, बताइए वहां पर किसने हराया अंबरपेट में बीजेपी को? क्या कांग्रेस ने हराया? नहीं मेरे भाई। ठहरो यार, फिर बंद हुई जो परेशानी। अंबरपेट से किसने शिकस्त दी बीजेपी को? मजलिस और टीआरएस ने मिलकर, जो आज सिकंदराबाद में बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये सोच भी नहीं सकते थे, उनको हरा दिया। मुशीराबाद से बीजेपी के सदर को शिकस्त हुई, वहां पर मजलिस के और टीआरएस के लोगों ने मिलकर काम किया, मुशीराबाद असेंबली हल्के में उनको शिकस्त हुई। खैरताबाद में बड़ा जाम था, हमने वहां पर नागेंद्र की तायीद की, नागेंद्र ने मेहनत की, वहां पर बीजेपी को शिकस्त हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मकसद एक ही है कि बीजेपी को शिकस्त दी जा सके और सिकंदराबाद से टीआरएस और केसीआर की पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो। और हमारा मकसद ये है कि दिल्ली में जब एक नई हुकूमत बनेगी, जो मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला अब के बार नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम नहीं बनेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये अब 1.5-2 महीने के मेहमान हैं और 23 मई को जब नतीजा आएगा हमारे चांद के एतबार से इंशाअल्लाह ताला 17 रमजान होगी। और 17 रमजान हम जानते हैं कि हक व बातिल का मारेका हुआ था, कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने, ताकतवर लोगों पर अल्लाह ने उनको गलबा दिया था। मेरे भाई, आज मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 11 अप्रैल को आपको अपना एक और टीआरएस के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करिए। एक नौजवान उम्मीदवार है जो ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की डिग्री हासिल करके आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हुकूमत टीआरएस की है और यहां से एमपी मुंतखब होगा, तो हम इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट से लड़कर जो हमारे नामपल्ली असेंबली हल्के में बहुत से बल्दिया के आबरसानी के मसाइल हैं उसको भी हल करवाएंगे। मैं वाकिफ हूँ, मैं आपके गली कूचों में दौरा किया हूँ, असेंबली के इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर
आपके नामपल्ली के असम्बली हल्के में एक दौरा किया हूं, मैं उन मसाइल से वाकिफ हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि जो पीने के पानी का मसला, बाज़ मुकामात पर पानी साफ नहीं आ रहा, इसको भी हम हल करेंगे। मगर मकसद ये है कि जब दिल्ली की नई हुकूमत बनेगी तो हमको रोकना है मोदी को वजीर आजम बनने से, हमको रोकना है कांग्रेस के ज़ेर क़यादत हुकूमत बनने से, क्योंकि इलाकाई पार्टियों को अगर हम ताकत देंगे यही सही काम कर सकते। 2009 में कांग्रेस के पास 200 एमपी थे, 2014 में बीजेपी के पास 200 एमपी। बताइए कौन सा काम हिंदुस्तान में ऐसा हुआ जिसकी बुनियाद पर ये दो कौमी पार्टियों को मौका मिल सके। लोग आकर बड़े बड़े दिल्ली के सहाफी हैदराबाद को आकर मुझसे सवाल करते हैं कि असद साहब हिंदुस्तान में आपके पास कौन सा चेहरा है वजीर आजम का? एक तरफ मोदी है बोलते, दूसरी तरफ राहुल है। अरे मैं इनसे बोलता हूं भाई साहब ये कब तक राम और श्याम की जोड़ी चलते रहेगी? क्या हिंदुस्तान की माओं ने काबिल लोगों को पैदा करना छोड़ दिया? 100 करोड़ से ज्यादा का मुल्क, क्या यहाँ पर मोदी से काबिल लीडर नहीं है? क्या यहाँ पर राहुल से दूरंदेशी उनसे ज्यादा रखने वाले लोग नहीं है? मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर वजीर आजम बनने की लिस्ट बनाई जाएगी तो यकीनन उसमें केसीआर का नाम भी होगा। मेरी ऐन ख्वाहिश ये है, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह क्या फैसला करेगा, मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की आवाम क्या फैसला देगी, मगर अगर असदुद्दीन ओवैसी से पूछा जाएगा तो मैं यकीनन कहूंगा कि केसीआर में मोदी और राहुल गांधी से ज्यादा काबिलियत है। केसीआर में मोदी और राहुल गांधी से ज्यादा सही मानों में वो हिंदुस्तान के संविधान को, आइन को समझते हैं। लोग सवाल करेंगे, मुझे मालूम आज की इस तकरीर के जुमले के बाद, कि ओवैसी तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? मुझे यकीन है कि मोदी को चाहने वालों को रात भर नींद नहीं आएगी। और आज आप देखेंगे कि कल शाम में 6 बजे से टीवी पर चलेगा कि ओवैसी ने केसीआर का नाम मैदान में रख दिया है। मेरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूं, सुनो मेरी बात को। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इख्तियार मिला, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा फर्क नहीं है, मगर जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इख्तियार मिला, कांग्रेस ने क्या किया? इख्तियार मिलके 10-12 दिन नहीं हुए, कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बन के 10-12 दिन नहीं हुए, एक केस में उन्होंने NSA लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्यों? क्योंकि उन बच्चों पर इल्जाम था कि उन्होंने गाय को काटा। ठीक है, जो काटेगा वह कानून है रियासत का, मध्य प्रदेश का, मगर NSA लगाएंगे आप, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी साल भर वो बच्चे जेल में सड़ेंगे। अब आप बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 रुख हैं। कोई सामने से वार करता तो कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है बताता हूं मैं आपको। एक बहुत बड़े लीडर हैं जो अब कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि असद साहब कांग्रेस कैसी है बताता हूं। कांग्रेस के 10 हाथ है, 2 हाथ आपको खाना खिलाएंगे, 1 हाथ आपके कल्लों को पाउडर लगाएगा और 7 हाथ आपके पेट पर वार करते रहेंगे, पेट पर, आपके हाथ पर, आपके पैर पर। आप समझ नहीं सकते, अरे 1 हाथ खाना खिला रहा, 1 हाथ पाउडर लगा रहा, 7 हाथ आपको वार कर रहा। यह है इनका असली मसला। और बीजेपी तो खैर मित्रों को आप जानते हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या कह रहे थे? महबूब नगर में आकर यह कहा उन्होंने TRS और MIM के बारे में वाहियात गुफ्तगू की। हाँ, हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि अदब के दायरे में रहकर गुफ्तगू करेंगे। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मारे गए। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में बम ब्लास्ट हुआ, हकीम पेट का रहने वाला उसमें मर गया, शहीद हो गया। समझौता ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, उसमें 25 हिंदुस्तानी लोग मारे गए। आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि अपोजिशन के पास, अपोजिशन सबूत पूछ रही, हम नहीं पूछ रहे आपसे, हम प्राइम मिनिस्टर से इतना पूछ रहे,
NIA जजमेंट लिखकर कहा कि हुकूमत के पास सबूत था, अच्छा सबूत था, आपने सबूत कोई पेश नहीं किया। अब आप बताइए, वजीर आजम के पास सबूत है, मगर क्योंकि असीम आनंद इनका प्यारा है, किसी जमाने में RSS के साथ इनके साथ था, असीम आनंद और मोदी किसी जमाने में चड्डी पहनकर लट फिराते थे, तो मोदी ने कहा ये मेरा चड्डी का यार है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, NIA के जजमेंट में लिखा है, जाकर पढ़ो आप। इसीलिए हम चाहते हैं कि तेलंगाना ये फिरका परस्ती से पाक है। 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक फसाद नहीं हुआ तेलंगाना में, हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक फसाद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर मजलिस और TRS एक साथ काम कर रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपने शहर को अच्छा करने के लिए, तेलंगाना को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है कि तेलंगाना की आवाम BJP और कांग्रेस को मुस्तरद करे। कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं है। आज से 3 दिन पहले उनका फंक्शन हुआ तो मुझे किसी ने वीडियो भिजाया, उसमें ऐसा लग रहा था कि दंगल का मैदान है, WWF की लड़ाई हो रही है, कोई किसका पैर पकड़ रहा है, कोई किसी को मुक्का मार रहा, कोई किसी पे चप्पल फेंक रहा। अरे जो खुद लड़ रहे हैं वो क्या BJP से लड़ेंगे? इसीलिए हमको जरूरी है कि हम सिकंदराबाद में अपना एक वोट 11 अप्रैल के दिन KCR को दें, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि एक नई हुकूमत बनेगी, गैर कांग्रेसी, गैर BJP, उसमें KCR एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि BJP के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए हमको जरूरी है कि हम 11 अप्रैल के दिन सिकंदराबाद हो या जो 16 पार्लिमानी हल्के हैं हैदराबाद की सीट को छोड़कर, वहां पर हम TRS खेख में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और आज आप देखते हैं कि तेलंगाना में 50,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रही हैं। एक बच्चे के ऊपर मजलिस की नुमाइंदगी पर स्कूल कायम हुए, 1-1 लाख गवर्नमेंट इस पर खर्चा कर रही है। मुस्लिम बच्चों के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप का इंतजाम, अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर गवाह है कि जाकर KCR से कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, तो CM ने कहा बताओ, लाओ बना के दो। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 2 साल में करीब 950 हमारे बच्चे और बच्चियां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। इनको लोन नहीं, ग्रांट दिया जा रहा है। ये काम मजलिस कर रही है, ये कोई तारीफ। मुझे कोई मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, ना मुझे कोई मंत्री बनने का शौक नहीं है, ना मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मेरी गाड़ी पर लाल लाइट टाई टाई करके निकले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम मसाइल के हल के लिए, मुल्क के मफाद में, जमहूरियत के मफाद में, सेकुलरिज्म के मफाद में, हमारे जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के सामने रखकर फैसले लेते हैं। और इसीलिए मजलिस ने फैसला लिया है। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि 11 अप्रैल को आप जरूर अपने घर से निकलिए और जो TRS का निशान है गाड़ी का, उस पर बटन दबाइए, दुआ करिए कि तेलंगाना से एक भी पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला 16 पार्लियामेंट की सीट पर सिर्फ TRS कामयाब हो, BJP और कांग्रेस को शिकस्त मिले। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये उम्मीदवार नौजवान हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया से MBA की डिग्री है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये मेहनत करेंगे और सिकंदराबाद के हर असेंबली हल्क़ात में, जिसमें नामपल्ली भी शामिल है, वहां पर जो तरक्याती काम रुके हैं, हम इनके साथ लेकर उन तमाम डेवलपमेंट के काम को जो अधूरे हैं उसको मुकम्मल करेंगे। मुझे एक और जलसे में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। और हमारे प्रभाकर साहब भी MLC है, जिंदगी गुजर गई इनकी कांग्रेस में, जिंदगी गुजर गई, 30-35 साल से इनकी वाबस्तगी, इनकी अहमियत कांग्रेस में नहीं है, बेजार हो गए थे। आज TRS में दोबारा इनको MLC बनाया। दलित लीडर है, दलित लीडर है, ये हमारे भाई, हमारे OBC हैं, यादव हैं। आप देखिए कि तीनों मजलूम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, एक शेरवानी है, एक यादव है, एक दलित है। तो इसलिए बहुत जरूरी है
कि ये मोदी क्या बोलते हैं, महामिलावट नहीं मिस्टर मोदी, ये ऑर्गेनिक है। ये एक तरफ शेरवानी, एक तरफ दलित, बीच में हमारा यादव। अब आप कहां निकले इसमें? अब कांग्रेस पार्टी तो बेचारी अभी पुरानी पार्टी है, सोच रहे क्या करना उन्होंने, शादी करना, जवान होना, कैंडिडेट देना नहीं देना, बहरहाल इनके बहुत से अंदरूनी मसाइल हैं। मगर मेरी एक बात को याद रखो आप, आज ये बात कहकर जा रहा हूं, 5 साल के बाद जब असेंबली के इंतखाबात होंगे तो तेलंगाना में मंजलिस टीआरएस का मुकाबला बीजेपी से होगा, देखना। कांग्रेस खत्म हो रही है, बिल्कुल याद रखो मेरी इस बात को। आप 5 साल के बाद बोलेंगे कि हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फसलांसर में नशेमन होटल के सामने, बल्कि बंजारा और ये रईस चिकन के सामने खड़े होकर ये बात कही थी। मैं आपको देख, मुस्तकबिल मुझे नजर आ रहा है साफ तौर से, इसलिए उस मुस्तकबिल की प्लानिंग आज से करना। हमको अपने इत्तेहाद को मजबूत रखना है, अपनी जमात के पैगाम को समझिए, और ये फैसला जो लिया गया है इसमें सबकी बेहतरी है। मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि 11 अप्रैल को अपना एक वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल करिए, और केसीआर को दिल्ली में नई हुकूमत जो बनेगी उसमें एक अहम रोल अदा करने का एक तारीखी मौका मिलेगा। शुक्रिया, खुदा। सदर मजलिस अली जनाब साहब यादव साहब की बिल्कुल शिक्षक हैं, उम्मीदवार पार्लियामेंट सिकंदराबाद की सदर मजलिस अली जनाब बैरिस्टर साहब के बाद अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ अली जनाब फरहान सज्जाद साहब से। अदब दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुकाम की